अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी इंग्लिश बोलचाल की नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हमारा ऐसे ही मामूल चलेगा कि हम ग्रामर भी साथ लेके चलेंगे और अपनी स्पोकन का भी साथ लेके चलेंगे। स्पोकन में हम वोकेबलरी भी सीखेंगे। वोकेबलरी जब हम सीखेंगे तो हमारी साथ साथ प्रोनंसिएशन भी बेटर होगी, लिसनिंग भी बेटर होगी, और जब लिसनिंग और प्रोनंसिएशन बेटर होगी तो फिर हमें स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं यही मोटो लेके चल रहा हूँ। मोटो मीन यानी मोटिव मीन के जो मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को आसान चीज़ों से सारी जो ना वो शुरुआत करवाऊँ, और फिर आसान से यानी बेसिक से हम बिगनर से फिर आगे इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से आगे एडवांस, इस तरह से हम स्टेप टू स्टेप जो ना वो सीक्वेंस में चाहें, ताकि हमें हर चीज़ का जो ना वो इल्म हो। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बिगनर से छलांग लगाएं और एडवांस पे चले जाएं। ये सब चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सामने आपके एडजेक्टिव्स, नाउन्स और इडियम्स लिखा हुआ है, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। हम देखेंगे कि कैसे कोई एडजेक्टिव जो फ्रेजेस होते हैं या जो नाउन फ्रेजेस होते हैं या जो इडियम्स होते हैं वो हमारी डेली यूज़ जो लाइफ है, डेली यूज़ मतलब जो डेली की लाइफ होती है, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उसमें वो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या नाउन फ्रेजेस या एडजेक्टिव, ये इस तरह के, ये हमारी मोस्टली रिटर्न में काम आती हैं। लेकिन जब हम स्पोकन में इसको लेके आए तो स्पोकन में भी ये चीज़ें जो ना वो यूज़ होती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उसको रिटर्न में ही काम करें, क्योंकि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इडियोमेटिक मीन के जो छोटी सी बात में बड़ी बात जो ना वो कह रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए लोग हैं, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं इंशाल्लाह। आगे भी आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट जो है ना वो डिफरेंट होगा। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कंटेंट क्या होता है और कंटेंट क्या होता है। दोनों लिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन बोलने में स्लाइड्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका, लेकिन इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं फिर। ठीक है। CONTENT, ये कंटेंट है। तो कंटेंट भी ऐसे बोलते हैं, कंटेंट भी ऐसे बोलते हैं। तो कंटेंट में क्या फ़र्क है, कंटेंट में क्या फ़र्क है, इस तरह बिटवीन में, अमंग में, अमंगस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये हमारी इस तरह की वीडियोस भी आया करेंगे जिसमें हम फ़र्क जाना करेंगे, ताकि हमें रिटर्न में भी काम आए और हमारी स्पोकन में भी काम आए, हमें पता हो कि हमने कहाँ पे कैसे उसको बोलना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें एक चीज़ है कि जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको सुना भी करें। लिसनिंग वो हो जाती है जब मैं प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ वर्ड्स, तो उनको जब आप लिसन करेंगे तो वो स्पोकन में आपके काम आएंगे। आपको प्रोनंसिएशन का, ठीक प्रोनंसिएशन का, फ्लॉलेस प्रोनंसिएशन का जो है ना वो पता चल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले है हमारा, वो है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड किसी भी ऐसे शख्स को कहा जा सकता है जो नॉट वेरी फोकस्ड एंड फॉरगेटफुल, यानी जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम भुलक्कड़ कहते हैं, जल्दी भूल जाने वाला, या अपनी किसी भी चीज़ पे फोकस्ड ना रहने वाला। फोकस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे नज़र रखने वाला, किसी चीज़ पे जो ना वो अपना दिमाग और अपनी सोच का जो है ना वो जाविया रखने वाला। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि यार मैं बोल रहा हूँ तो इसे तेरा ध्यान किधर गया हुआ है, तो वो बंदा फोकस्ड नहीं होता। ठीक है। वो बंदा अनफोकस्ड होता है। कि मतलब एक बंदा बात कर रहा है, या अक्सर स्टूडेंट जब क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो कहते हैं तेरा फोकस किधर है, मतलब तेरा ध्यान किधर है। तो ये फोकस दरअसल ध्यान में आएगा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं किसी और ख्यालों में खोया हुआ या गैर हाजिर दिमाग। ठीक है। अक्सर आप लोगों ने टीचर को भी सुना होगा क्लास में कहते हुए कि यार इसको तो मैं जितना भी पढ़ाऊँ ना, ये एब्सेंट माइंडेड ही रहता है क्लास में, पता नहीं इसको क्या है, ये एब्सेंट माइंडेड ही रहता है। तो एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है, एब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर, और माइंडेड का मतलब होता है दिमाग से। यानी ये बंदा बैठा तो फिजिकली क्लास में होता है, लेकिन दिमाग उसका कहीं और गया हुआ होता है। ठीक है। तो किसी और ख्यालों में खोए हुए को, या गैर हाजिर दिमाग वाले को, या फोकस ना रहने वाले को, ध्यान ना, चीज़ों की तरफ ध्यान ना करने वाले को भी हम एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। दूसरा, बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड कहा जाता है किसी बदमिजाज इंसान को जो ईजिली अनॉयड हो। अनॉयड का मतलब है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, या जिसके बारे में पता हो कि इसको जब हम किसी चीज़ पे चिढ़ाएंगे ना, चिढ़ाना किसी को क्या होता है कि एक बंदे की कुछ छेड़ होती है कि यार इसको हम ये कहेंगे या इसके साथ ऐसा करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ना, अक्सर पंजाबी में कहते हो कि यार इतना अलहदा करें, इन्हें तप जाना है। तो वो वाली बात होती है कि बात बात पे झगड़ने वाला या बदमिजाज जो होता है। ठीक है। या चिड़चिड़ा भी किसको कह ले। ठीक है।
वो आपको बैड टेम्पर्ड, उसका एक वर्ड में आप उसका सारा जो है ना वो लिख सकते हैं, बैड टेम्पर्ड, ही इज़ अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, वी कैन नॉट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज़ अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, बिकॉज हम यार इससे बात नहीं करते, ये बहुत बदमिजाज किस्म का इंसान है। इस तरह से जुगरालू भी कह सकते हैं आप, ठीक है, मानी बात बात पे बिगड़ जाने वाला, बात बात पे झगड़ा करने वाला, क्योंकि ये ना अनॉयड लिखा हुआ है। तीसरा है बिग हेडेड। अब यहाँ पे बिग हेडेड का मतलब ये नहीं बड़े सर वाला, बिग हेडेड का मतलब होता है अ पर्सन, यानी ऐसा शख्स हु जो थिंग्स ख्याल करता है दैट के ही या शी इज़ है मोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम देन अदर्स। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, ठीक है, अपने आप को ही सारी खुदाई समझने वाला, और दूसरों के बारे में जो ना वो उसकी राय कुछ और, मतलब मगरूर आदमी, अपने बारे में जो ना वो एक्सग्रेट करने वाला, मतलब मुबालगा अमेज़ी रखने वाला। मुबालगा मतलब ये होता है कि अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बयान करने वाला कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन इस तरह के बंदे एक्शन में जो है ना वो यानी अमली तौर पे ज़ीरो होते हैं। तो ये बिग हेडेड सॉरी उसको कहा जाता है। फोर्थ है लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड कहते हैं वैसे तो हल्का दिल, लेकिन यहाँ पे लाइट हार्टेड का मतलब है खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान, जो जिसके सामने मतलब आप थोड़ा सा उसको कुछ सैड सिचुएशन भी हो, या अक्सर जिस तरह आपने सुना होगा कि लाहौरियों को जिंदा दिल कहा जाता है, जिंदा दिलाने लाहौर, यानी वो जिस तरह की भी कुछ सिचुएशन हो ना वो जिंदा दिल रहते हैं। या फैसलाबादियों के बारे में मशहूर है कि वो जिस तरह की भी सिचुएशन हो ना, जिस तरह का भी बंदा हो, वो ये नहीं देखते कि ये अपना है, ये कोई मेहमान है, वो जुगत करने में जो है ना वो माहिर है। तो ये होती है खुश मिजाजी। खुश मिजाजी का मतलब अब ये भी नहीं होता कि आप मजाक मजाक में किसी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि मजाक करना और चीज़ होती है, मजाक उड़ाना कोई और चीज़ होती है। तो खुश मिजाजी उसमें आ जाती है, यानी समवन हु इज़ हैप्पी और चीयरफुल, ठीक है, चीयर खुशी को कहते हैं, चीयरफुल यानी खुश रहने वाला, खुश मिजाज किस्म का इंसान। थिंक स्किन थोड़ी थिन स्किन्ड, थिन कहते हैं वैसे बारीक को, पतली चीज़ को, स्किन कहते हैं जिल्द को। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नाजुक मिजाज, छुई मुई किस्म का। अगर आपने सुना होगा कि लफ्ज़ छुई मुई, या ये तो छुई मुई है, यानी ज़रा सा छूने पे भी जो है ना वो इसको रैशेज़ पड़ जाते हैं, या ज़रा सा भी इसको छुए ना तो या मिसाल के तौर पे किसी को डस्ट एलर्जी है, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो वो ज़रा सा, या ये तो ना बहुत नाजुक मिजाज किस्म का बंदा है या बंदी है, इसको तो ज़रा सा डांट दो तो ये इसकी ये वो, तो मतलब वो सेंसिटिव एंड ईजिली इंसल्टेड, ठीक है, यानी सेंसिटिव किस्म का इंसान होता है ये। नेक्स्ट है टाइट फिस्टेड। किसी को कहना ना यार आजकल मेरा हाथ तंग है, तो उसको टाइट फिस्टेड कह दो, सॉरी हाथ तंग कह रहा हूँ, यानी ये वो बड़ा कंजूस है। तो वो नॉट वेरी जेनरस, यानी जो बंदा कुछ ज़्यादा ही पैसा बचा कर रखने वाला हो, तो जिसको हम अक्सर कंजूस भी कहते हैं, ठीक है। हमारे छोटे जो है ना वो अक्सर क्या करते थे, छोटे में कि जब हम छोटे थे, कंजूस मक्खी चूस, तो मतलब ये है कि जो बंदा साथ मिलकर नहीं किसी को लेके चलता, कोई चीज़ ली है, कोई खाने वाली ली है या वैसे ही, तो वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने अकेले नहीं खानी है, या वैसे ही ज़रा पैसा बचा बचा के रखने वाला जो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्लेबर माउथ। ब्लेबर माउथ, ब्लेबर माउथ कहते हैं चुगलखोर, लगाई बुझाई करने वाला। ये लगाई बुझाई आप सभी जानते होंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, या इसको बहुत बातें करने वाला जो बतूनी इंसान होता है ना उसके बारे में भी कहा जाता है, यानी हु टॉक्स टू मच। टॉक्स नहीं इसको कहते, हम टॉक्स कहते हैं। हु टॉक्स जो बात करता है, टू बहुत ज़्यादा, मच, ठीक है, यानी कि डिग्री है, एडवर्ब याद आ गया आपको, पढ़े हुए हैं हमने, ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन आ गया। रिवील्स, रिवील्स का मतलब होता है आश्कार करना, ज़ाहर करना, खोलना। अदर्स सीक्रेट्स, यानी दूसरों के जो राज हैं, दूसरों के जो भेद होते हैं उनको खोलने वाला, या उनको आश्कार करने वाला, या ज़ाहर करना भी कह लें आप, रिवील का मतलब ज़ाहर करना भी होता है। तो यानी जो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, और उसके बाद ये है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने के साथ साथ चुगलखोर हो। चुगलखोर इसी में आ जाएगा ना कि इसकी बात उसको, उसकी बात उसको। तो ये साथ साथ लिखते भी जाइएगा, रजिस्टर अपना पास रखिए करें, जब इस तरह की वो कैबलरी वाली क्लास आती है ना तो उसको साथ साथ लिखते भी जाया करें। अच्छा, अब ये वाला वर्ड है, इसको बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये इसमें प्रोनाउंसिएशन की जो गलती है ना वो इस वजह से होती है कि जी के आगे ओ लगा हुआ है, तो इसको बिगॉड पढ़ जाते हैं या बाई गॉड पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये हमने इसको पढ़ना कैसे हो पहले वो सुनिएगा। इसको हम पढ़ेंगे बेगट, बेगेट, ठीक है। ये ओ जो है ना ये ए जैसी साउंड देगा, ए जैसी, बेगेट, ठीक है। बिगेट नहीं पढ़ेंगे जोर दे के, बल्कि हल्का सा जुबान को फोल्ड करके बिगेट, बिगेट। बिगेट का मतलब होता है मुतअस्सब किस्म का इंसान, तअस्सुब रखने वाला, किसी की
नस्ल के बारे में, किसी की ज़ुबान के बारे में, किसी की रिलीजन के बारे में, रिलीजन मतलब मज़हब के बारे में, जो मुतअस्सब रखने वाला, मुतअस्सब रवैया रखने वाला जो बंदा होता है या बंदी होती है, जिसको हम मजहबी हट धर्म भी कहते हैं या कट्टर मजहबी कहते हैं ना, वो होता है बेगेट। ठीक है, यानी हु हैज़ प्रेजुडाइज्ड, प्रेजुडाइज्ड कहते हैं तासुब, ओपिनियन कहते हैं राय, टूवर्ड्स की तरफ, अदर दूसरे, रिलीजन या रेस, रेस अब यहाँ पे मतलब दौड़ना नहीं है, रेस का मतलब यहाँ पे नस्ल है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, रेस का मतलब अकेला दौड़ना नहीं होता, या रेस गांव जैसे हम कहते हैं रेस, उसको साथ रेस लगाओ मतलब दौड़, ये नहीं है, रेस का मतलब नस्ल भी होता है। ठीक है, तो यानी वो बंदा जो दूसरे मज़हब के बारे में या रेस यानी नस्ल के बारे में जो मुतअस्सब रवैया रखने वाला हो, यानी उसका जैसे हम हिंदुओं की मिसाल करते हैं ना, सॉरी मैं सभी की नहीं बात कर रहा, हमारे बहुत सी ऑडियंस इंडियंस भी हैं, तो जो मॉडरेट हैं इंडियंस वो इस चीज़ को जानेंगे कि मैं जस्ट एक नॉलेज की बेस पे बात कर रहा हूँ। हम सभी जगह पे हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी, मतलब जो शिद्दत पसंद किस्म के होते हैं, कट्टर मजहबी होते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं बिगड़। नेक्स्ट है बुक वॉर्म, बुक वॉर्म कहते हैं किताबी कीड़ा, सिंपल सा लफ्ज़ है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा मुताला करने वाला। आप लोग कोई और काम कर रहे हो, एक बंदा है वो किताब ही लेके बैठा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बुक वॉर्म, यानी अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, दिलचस्पी ज़्यादा रखने वाला किसी चीज़ में, उसको हम फॉन्ड कहते हैं। रीडिंग यानी पढ़ाई में, पढ़ाई, ठीक है, यानी पढ़ने वाला, मुतालिया करने में। नेक्स्ट है फूडी, एक बंदा है ना उसको खाने पीने की बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब वो जो भी है ना वो कहता है कि बस मेरे सामने कुछ ना कुछ पड़ा हो, मैं खाने वाला बनूं, तो वो होता है बंदा फूडी, यानी टू बी एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली कहते हैं एक हद से ज़्यादा। ठीक है, इंटरेस्टेड यानी दिलचस्पी रखने वाला, इन कुकिंग खाना पकाने में भी, एंड फूड और खाने में भी, यानी जो जो खुश खुराक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना खुश खुराक, या ये बंदा बंदा या बंदी बड़ी खुश खुराक है, यानी खानों में दिलचस्पी रखने वाला, खास दिलचस्पी रखने वाला, और सिर्फ दिलचस्पी नहीं रखने वाला बल्कि उसको खाने वाला भी। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन, ये मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सुना तो ये 2 साल पहले था जब मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन ना उस वक्त मुझे इतना इसका क्लोजली मीनिंग नहीं था पता। लेकिन अभी मैंने ना रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, लास्ट ईयर 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 नहीं बोलना है, ईयर बोलना है, साल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन मैंने उस वक्त जो है उसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया कि ये क्या होता है, तो ये होता है सिचुएशन इन विच एजुकेटेड पीपल मूव टू अनदर कंट्री फॉर बेटर वर्क एंड लिविंग कंडीशन। इसको बहुत से लोग बेटर बोलते हैं, ये जो डबल टी है ना, जो डी जैसा, ड जैसा साउंड देता है, बेटर, बेटर, another country for better work and living conditions, the situation in which educated people move मुंतकिल होते हैं या हिजरत करते हैं टू अनदर कंट्री, दूसरी किसी कंट्री की तरफ। ठीक है, तो शायद आप लोगों के भी नज़र से ये बात गुजरी हो कि बहुत से लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले साल हिजरत कर गए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग इधर अपना सरमाया भी ज़ाया कर रहे थे, अपनी पोटेंशियल भी ज़ाया कर रहे थे। तो ये होता है कि ज़हीन लोगों का अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत कर जाना, किस लिए, किसी अच्छी जॉब यानी वर्क या रोज़गार के लिए और बेटर लाइफस्टाइल के लिए। अब देखिए पाकिस्तान में जो भी हालात हैं पॉलिटिकली तौर पर, जो भी है, जियो इकनॉमिकल ले लें, सोशल, जियो इकनॉमिकल, जियो पॉलिटिकल, जो भी ले लें, वो साजगार नहीं है। आपको पता बहुत सी सरमायाकारी वापस भी चलेगी है। फिर क्या होता है कि जो ज़हीन लोग होते हैं, ज़हीन लोग मतलब जो पढ़ा लिखा तबका होता है आपका, जो कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उनको वसाइल मुहैया नहीं हो रहे होते, या उनको वो माहौल मुहैया नहीं हो रहा होता कि वो उसमें कुछ कर सकें। फिर वो क्या करते हैं, वो वही पैसा अपना पोटेंशियल जो है ना वो दूसरे मुल्कों में जाके सर्व करते हैं, और वहाँ से वो डॉलर्स या यूरोज़ या रियाल या पाउंड या जो भी जिस कंट्री भी जा रहे हैं वो ले रहे होते हैं। तो मतलब उनकी वो वहाँ पे फिर नेशनैलिटी का भी हो जाता है, अच्छी जॉब, अच्छा वर्क भी हो जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, बच्चों को अच्छी तालीम हो जाती है, एक्सेट्रा जो भी है। तो ये होता है ब्रेन ड्रेन। ठीक है, क्या आपके मुल्क का जो ज़हीन तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो दूसरे मुल्क हिजरत कर रहा है जस्ट इस वजह से कि आपके मुल्क में वो हालात नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो साजगार पुरअमन सुकून उनको नहीं मिल रहा,
जिसमें वो सरमायाकारी कर सकें या कोई काम कर सकें। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक, मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। अक्सर हमने सुना होगा यार तू जो मर्ज़ी कर ले, मैंने ये करना ही करना है, ठीक है, अब तू देख मैं करता क्या हूँ। अब इस तरह के अक्सर आपने सुने होंगे जुमले, वो इस वजह से इस तरह से ही होते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। आपने किसी को कोई चैलेंज कर दिया या कोई बात है जो आपने किसी को बताई या उस कुछ कहा उसे, तो उसने कहा मैंने नहीं मानी, तो उसने कहा कि अब देख मैं कैसे करवाता हूँ। तो ये होता है हर नाजायज़ या जायज़ किसी भी काम से किसी काम को करवाना, यानी हरबा होता है ना, जायज़ या नाजायज़। तो ये होता है बाय हुक जायज़ और बाय क्रुक या नाजायज़, ठीक है। यानी हर किसी काम को नाजायज़ या जायज़ किसी भी तरीके से हर हाल में आप कह लें इसको वो करवाना। मीट एंड ग्रीट, ये होता है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे अक्सर टिकटॉकर्स होते हैं या बहुत से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी मुल्क की, जैसे कोई सिंगर हो गया या आजकल क्योंकि क्रिकेटर्स भी काफ़ी छाए हुए हैं, तो एक क्रिकेटर है या एक कोई सिंगर है या कोई टिकटॉकर है, वो जस्ट एक पोस्ट लगा देता है या उसके बारे में जस्ट एक पम्फलेट आपने देखा कि यार ये बंदा या ये बंदी जो है ना ये फेमस मशहूर टिकटॉकर है या मशहूर क्रिकेटर है, ये वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे उसने लोगों से मुलाकात करनी है। अक्सर फ़ैन बेस आपको पता होती रहती है। तो अब किसी तकरीब में वो मतलब आ रहा है या आ रही है, तो उसमें आपका उसके साथ मुलाकात होना, ये होता है मीट एंड ग्रीट, यानी मिलना एंड ग्रीट। ग्रीट वैसे मुबारकबाद देने को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट वेयर पीपल कम टू मीट एंड चैट विद अ फेमस पर्सन, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, समझ आ रही हैं तो लोग ठोको लाइक और कमेंट करके बताइए और दूसरों से शेयर भी करिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। नेक्स्ट है यू स्नूज यू लूज़। हमने ना एक पीछे क्लास में देखा था, एक वर्ड था अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का हमने पढ़ा था कि वो बंदा या बंदी जो सुबह सवेरे जल्दी उठने वाला हो, उसको भी कहते हैं। जो किसी काम पे दूसरों की निस्बत सबसे पहले या जल्दी पहुंचने वाला हो, उसको भी हम अर्ली बर्ड कहते हैं। तो इसी तरह यू स्नूज यू लूज़ का मतलब है जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो बंदा सोता रहता है। अब सोने का मतलब ये नहीं है कि वो फिज़िकली बेड पे है सोया हुआ है। सोए का मतलब ये है कि जो बंदा क्विकली एक्ट नहीं करता, यानी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है तो वो उसको टेक नहीं करता, उसको जो है ना वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो फिर क्या होता है उसका एडवांटेज, यानी एडवांटेज कहते हैं फ़ायदा, ठीक है, वो फ़ायदा किसी और को चला जाता है, ठीक है। अब मिसाल तौर पे आपको किसी जॉब की ऑफ़र हुई, अब आप लोग उसको रिस्पॉन्ड ही ना करो, चल यार कल कर देंगे, कल परसों कर देंगे, फिर वो क्या करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो किसी और को जो है ना वो हायर कर लेंगे, किसी और को जो है ना वो लेटर कर दे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यानी जो बंदा जल्दी एक्ट नहीं करता, क्विकली एक्ट नहीं करता अपने इरादों में या अपने किसी मकसद में, या उसको कोई ऑफ़र हुई है उसमें, तो वो फिर बंदा कोई और उसका एडवांटेज ले जाता है, फ़ायदा ले जाता है। नेक्स्ट है, अब ये वाला वर्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से सुन लीजिए कि उसको बोलना कैसे है। ये बहुत से लोग स्टिमुलेटिंग बोलते हैं, इसको हमने बोलना है स्टिमुलेटिंग। ये टी जो है ना ये वाला, ये डा का साउंड देगा, डा का, डी वाला जो होता है स्टिमुलेटिंग। डी को जोर दे के नहीं बोलना, स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग, ठीक है। यानी जोश और दिलचस्पी पैदा करने वाला। ये अक्सर आपके जो लीडर्स होते हैं ना, जिसको हम लीडर कहते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। आपके जो टीचर्स होते हैं जिनको पढ़ाना आता है, वो भी इस क्वालिटी से भरपूर होते हैं, स्टिमुलेटिंग होते हैं। ये दूसरों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, या अगर पॉलिटिकल लीडर है तो वो अपने वोटर्स के अंदर जो है ना वो जोश पैदा करने वाला, किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज के लिए उसको पता है कि मैं उभार सकता हूँ तो लोग मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। कैपेबल ऑफ इनकरेजिंग एंड मेकिंग यू फील एंथोसियस्टिक। एंथोसियस्टिक कहते हैं पुरजोश होना, ठीक है। इनकरेजिंग कहते हैं किसी चीज़ की तरफ किसी को माइल करना, इनकरेज करना, उकसाना, उभारना, हिम्मत दिलाना भी आप इसको कह सकते हैं। और कैपेबल का मतलब होता है काबिल, यानी इस काबिल होना कि वो दूसरों को किसी कॉज पे, कॉज मतलब किसी मकसद पे, किसी बात पे जो है ना वो जोश और वलवला दिला सके। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि जो मैडम नूर जहाँ थी, सभी जानते होंगे, बहुत बड़ी सिंगर गुजरी हैं, ठीक है। और 1965 की वॉर जो है ना वो गुजरी है इंडिया के साथ, तो उसमें उनके जो नगमे थे ना, उन्होंने एक स्टिमुलेटिंग किरदार जो है ना वो प्ले किया था। स्टिमुलेटिंग का मतलब ये है, आप कह लें कि जोश और दिलचस्पी जो है ना वो पैदा की, वलवला पैदा किया आवाम के अंदर अपनी फ़ौज के साथ। और आपने देखा कि फिर 1965 में जब अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अवाम भी जो है ना वो साथ हुई, तो इंडिया का फिर क्या हाल हुआ, ठीक है। तो इस तरह कोई भी आप इसको एग्जांपल को ले सकते हैं। तो ये होता है किसी के अंदर जोश और दिलचस्पी पैदा करना, तो ये मोस्टली टीचर्स के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है डिवोटेड।
डिवोटेड का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज़ वक्फ भी करना, या जानिसार और वफ़ादार को भी कहते हैं। ही इज़ अ माई डिवोटेड फ्रेंड, वो मेरा वफ़ादार या जानिसार दोस्त है। ठीक है। या किरण डिवोटेड हिज लाइफ एज अ प्रोफेसर। ठीक है। टू हर यूनिवर्सिटी, यानी किरण ने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम वक्फ़ कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी, मतलब ये है कि उन्होंने काम ही इतना वफ़ादारी से, लॉयल्टी से जो ना वो किया कि दूसरों से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार भी समेटा, इज़्ज़त भी समेटी। तो ये डिवोटेड कहते हैं किसी वफ़ादार को, जानिसार को, किसी के लिए किसी चीज़ वक्फ़ करने को भी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आई हैव डिवोटेड माई लाइफ फॉर द कॉज ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ़ कर दी है समाजी वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए। तो इस तरह से भी। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट। अब इसको भी देखिएगा कैसे बोलना है, इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं। इसको बोलना है कॉम्पी, ये वाला भी जो टी है ना ये डी ड जैसी साउंड देगा, ड। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट। ठीक है ना, टेंट नहीं बोलना इसको, जो घरों में लगाते हैं, शादी ब्याह में टेंट लगाते हैं, वो वाला टेंट नहीं बोलना। ये होता है कॉम्पिडेंट, कॉम्पिडेंट। ठीक है। ड जैसे इसमें हमने ड की साउंड थोड़ी स्लो रखी थी ना। एक होता है सिलेबल स्ट्रेस्ड, एक होता है अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड होता है कि जिसमें हमने किसी एक वर्ड पे स्ट्रेस दे के बोलना है। अब ये वाला जो सिलेबल है ना, सिलेबल का मतलब जो हरफ है या जो तलफ़्फ़ुज़ है, इस पे हमने उसको बोलना नहीं है, मतलब ज़ोर दे के नहीं बोलना। उर्दू में आप वो कहते हैं ना कि शद होती है, किसी वर्ड के ऊपर, किसी लफ्ज़ के ऊपर शद डाल दो तो उसमें हम उसको थोड़ा सा ज़ोर दे के बोलते हैं, जैसे अल्लाह। ठीक है। या कोई भी ऐसा वर्ड है उसमें आपको पता है वो तीन जो डंडों वाली शद होती है वो पड़ती है। तो इस तरह ये जो कॉम्पिडेंट है ना, इसमें टी ड जैसी साउंड देगा। ये स्ट्रेस्ड नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है, कॉम्पिडेंट। यानी काबिल या लाइक बंदे को हम कहते हैं कॉम्पिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है पंक्चुअल। किसी को कहना हो ना कि यार तू वक़्त का बड़ा पाबंद है, तो वो पंक्चुअलिटी में आ जाता है। पंक्चुअलिटी भी होती है वक़्त की पाबंदी, पंक्चुअल होता है वक़्त का पाबंद। अब इसका मतलब एक और भी समझिएगा, वक़्त का पाबंद होना तक ही वो पंक्चुअल नहीं होता, बल्कि ये है कि आप को कोई मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे काम कर रहे हो ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जॉब कर रहे हो, तो आप लोगों को एक काम दिया गया कि ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो मिसाल के तौर पे बॉस ने कहा कि यार आज मुझे शाम 6 बजे तक ने ये काम चाहिए। तो आपने 6 बजे तक या 6 बजे से पहले काम कर दिया ना, तब भी आप पंक्चुअली कहलाओगे। ठीक है, कॉम्पिटेंट भी कहलाओगे, पंक्चुअल भी कहलाओगे, क्योंकि कॉम्पिटेंट क्या था कि आप इस काबिल थे, और पंक्चुअलिटी आप में इस वजह से आई। आपको पंक्चुअल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपने वो काम वक़्त के अंदर अंदर कर दिया। स्कूल का टाइम आजकल 8:30 चल रहा है, शायद 8:30 चल रहा है। एक बच्चा 8:30 तक डेली जाने का पाबंद है ना, तो वो पंक्चुअल है। ठीक है। तो मतलब बी ऑन टाइम नॉट लेट, देर नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, टाइम पे पहुंचता है। इस तरह स्कूल का होमवर्क मिला है, टीचर ने दिया है, आप लोगों ने करके जा रहे हो, आप तब भी पंक्चुअल हो। तो ये मल्टीपल टाइम्स पे जो ना आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये वक्त की पाबंदी के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है ये ईडीएम है, स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी ना एक एग्जांपल, मैं एक एकेडमी में पढ़ा रहा था तो 2022 में, जो इन्हीं दिनों में जनवरी में ही, तो उस वक्त ना 12th क्लास में, शायद आप सभी को पता होगा कि ईडियम्स आते हैं। ठीक है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप आया ना, तो मुझे कहता कि सर मुझे ना इसका मतलब समझाइए, इसको हमने कैसे समझना है, मतलब इसकी कोई ट्रिक बताएं। तो ट्रिक मैं आपको भी बताने लगा हूँ। ये देखें, स्टॉर्म इन अ टी कप यानी इसका वैसे मतलब होता है मामूली बातों पर हंगामा पैदा करना या बर्पा करना। यानी मामूली बातों पर जो ना वो तल कलामी भी हो जाना, मामूली बातों पर या मामूली बात पर कोई झगड़ा हो जाना। ठीक है। या किसी के अंदर कोई ऐसी खूबी हो कि वो इज़ अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाता है। तो अब देखें, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, टी कप कहते, टी चाय को कहते हैं कप छोटा होता है, कप कप को कहते हैं ना छोटा होता है, वो आपको पता है। अब इसकी सिमिलैरिटी देखिएगा, स्टॉर्म तूफान को कहते हैं। अब तूफान ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कमरे की जगह तक है। स्टॉर्म आपको पता है जो सी स्टॉर्म भी हों या सैंड स्टॉर्म हो, यानी रेत के जो तूफ़ान होते हैं या बर्फ़ के तूफ़ान होते हैं, वो माइल्स अवे जानी मतलब जाते हैं और तबाही फेरते जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ की तरफ इशारा है। टी कप छोटी चीज़ की तरफ इशारा है। तो मतलब ये है कि अब देखो स्टॉर्म जो है ना वो टी कप के अंदर नहीं आ सकता, ऐसे ही है। तो इस तरह मैंने उसको समझाया ना, तो साथ में दो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी कहा कि सर हमें इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आई होप सो आपको भी समझ आ गई होगी
कि यानी एक बड़ी चीज़ है, एक छोटी चीज़ है, यानी छोटी चीज़ों पे बड़ा बड़ा हंगामा बर्पा करने वाला जो है ना, उसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है। नॉट माई कप ऑफ टी। अब यहाँ पे भी है, ये भी इडियम ही है, नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है कि मेरे मिजाज का नहीं है ये, मेरी दिलचस्पी का नहीं है ये। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ मूवी देखने गए और उधर जाके आपको पता चला है कि जी आज जी आमिर खान की फ़िल्म लगी हुई है, कोई भी लगा लें। ठीक है। मेला लगा लें, फना लगा लें, कोई भी लगा लें, और जिसका एक गाना भी बड़ा फेमस था। तो अब मिसाल के तौर पे आपके साथ जो बंदा गया ना, उसको थोड़ी सी हॉरर टाइप की मूवीज़ पसंद, वो कहता है यार इट इज़ बेटर मूवी बट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, यानी मेरी पसंद की नहीं है, मेरी दिलचस्पी की नहीं है, यानी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये इसलिए होता है कि ऐसी चीज़ जो आपको या तो पसंद नहीं है या उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, यानी आपकी दिलचस्पी की नहीं है वो चीज़, तो उसमें भी बोला जाता है। तो आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वो कैपलरी क्लास थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाने में भी और आपको बताने में भी चीज़ें। तो मैं दरअसल इसलिए चीज़ें खोल के बता रहा होता हूँ क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, हमारे बिगनर्स लेवल पे जो होते हैं सब्सक्राइबर्स, उनको ज़रा चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएँ। जो बेसिक क्रॉस कर गए हैं या एडवांस पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनके लिए ये चीज़ें शायद उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो जल्दी समझ जाएँ। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेस दे के या ज़ोर दे के या मिसाल के तौर पे चीज़ों को इलेबोरेट इसलिए करता हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स के और बेसिक्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको चीज़ें ज़रा और खुल के जो है ना वो समझ आ जाए कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे बोलना है, और इसको कैसे जो है ना वो अपनी राइटिंग में भी या प्रोनाउंसिएशन में भी या स्पोकन में भी काम लाना है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वही ठोको लाइक, और चैनल को जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरह की वीडियोस और अगली जो है वो शायद ग्रामर की हो या स्टोरी की हो, वो इस तरह की इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।